जय हो साथियों। मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया था कि हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक विशेष क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और यह जो क्लास हैं आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, या फिर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल के विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा के विद्यार्थी हैं, या फिर कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, तो सबके लिए यह क्लासें बहुत ही खास रहने वाली हैं। और जैसे ही आने वाली प्रतियोगिता के बारे में आप सोचेंगे तो जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सभी परीक्षाएं जितनी भी जहां पर भी आपको हिंदी पढ़नी होती है वहां के लिए यह जो कक्षाएं हैं बहुत ही खास रहने वाली हैं। तो अब पिछले कक्षाओं में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हमने पहले 2 कक्षाएं ले ली हैं और उसमें आपके वर्ण शब्द और किस प्रकार के शब्दों के समूह को वाक्य और पद, इनमें क्या अंतर होता है, किसे कहते हैं, इस संबंध में हमने चर्चा कर ली थी। और जो दूसरी क्लास थी उसके अंतर्गत भी हमने देखा था कि वर्ण, स्वर और व्यंजन के अंतर्गत भी हमने देखा कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, कैसे शब्द होते हैं और इस प्रकार की, और इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब इस कक्षा में मैं आपको वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण के अंतर्गत अपन देखें स्वर और व्यंजन, उन दोनों का अपन विशेष अध्ययन करेंगे आज। तो वर्ण विचार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जैसे हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्ण, मैंने आपको कल बता दिया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। तो इस आधार पर हमें वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद करने होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? पहला होता है कौन सा, स्वर, और दूसरा होता है कौन सा, व्यंजन। तो हिंदी भाषा में वर्णों के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। अब प्रश्न आता है अगर कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वर कितने होंगे हमारे? 11। और हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है? 33, यानी कि 33। और अगर प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत कुल कितने वर्ण होते हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 11 + 33 कितने हो जाएंगे? 44। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44, 44। अगर प्रश्न आता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको मैंने कल की कक्षा में बता दिया था कि वहां पर कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वर्ण अधिक हैं। अधिक क्यों है? क्योंकि वहां पर ग्रहित व्यंजन भी है, क्योंकि विदेशी भाषाओं के अक्षरों को भी यहां पर स्वीकार कर लिया गया था। अब इससे संबंधित हम देखते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत प्रमुख स्वर कौन कौन से हैं। अब इनकी गिनती करें तो कुल कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, अ से लगा करके अ तक। जैसे कि हमने देखा कि बचपन में हम पढ़ते थे कि अ से लगा करके अह तक, यानी कि कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। लेकिन ये दोनों जो होते हैं, अम और अह, ये दोनों क्या होते हैं? अयोगवा वर्ण होते हैं। एक अनुस्वार होता है, दूसरा विसर्ग होता है। इसका हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अ से लगा करके अव तक कुल कितने वर्ण होते हैं? 11। मतलब कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब इसके अंतर्गत अपन देखें कि मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दिया था कि कुल कितने कितने भागों में किन किन नामों से इनका विभाजन किया जाता है, तो वो सारा विस्तृत हमने उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। कि एक तरफ हमने देखा था कि स्वरों का विभाजन किया था, दूसरी तरफ हमने केवल व्यंजनों का विभाजन किया था। उसमें हमने केवल नाम बताए थे, और मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम सीधा उसको उठाएंगे। जैसे कि दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो आएंगे उनको पढ़ लेंगे। प्लुत स्वर कौन सा है, तो उसको पढ़ लेंगे। उस प्रकार से हम नाम उठाएंगे और सीधा उनका उदाहरण अपन पढ़ते जाएंगे। तो वैसे प्रश्न भी आएगा तो इसी प्रकार का आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रहित स्वर नहीं है या फिर है, कौन सा प्लुत स्वर होता है, किस प्रकार का होता है, कौन सा मूल स्वर है, नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बनने की संभावना रहती है। तो देखिए अपन कि अ से लगा करके अ तक ये जो हो गए आपके टोटल स्वर हो गए। अब इनका विभाजन करना है हमें। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर के अंतर्गत आपको बता दूं कि अ, ई, उ तथा री। तो जैसे अपन यहां पर लिख देते हैं अ, ई, उ तथा री। हमारे एक सर हैं कि कहते हैं कि री को हम स्वरों में स्थान नहीं देते हैं, क्योंकि री को हम इस प्रकार से, जैसे कि आपको बता दूं कि यह री है, आजकल इसको इस प्रकार से भी बोला जाता है। तो यह स्वर न होकर के क्या है? व्यंजन है। तो इसके स्थान पर स्वर अब 10 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, स्वरों की संख्या 11 ही रहेगी। लेकिन इसके स्थान पर, री के स्थान पर इस प्रकार का स्वर, ऑफिस, कॉलेज,
तो इस प्रकार का ओ जो वर्ण आता है उसको हम स्थान दे देते हैं। तो वैसे भी देखेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर सरकारी जो पाठ्यक्रम चलता है, सरकारी जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं उसके आधार पर अपन देखें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। और अ आ इ उ री ए ओ औ, इस प्रकार से इनको याद रखना है क्रमबद्ध तरीके से। मूल स्वर कौन कौन से हो गए आपको बता दिया, अ ई उ तथा री। अब दीर्घ स्वर को हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है अगर ये 4 याद हैं, क्योंकि इनके अलावा जो बचेंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अब दीर्घ स्वर का मतलब यह है कि यह जो दीर्घ स्वर है किसी न किसी अन्य स्वर की सहायता से बना है। तो फिर हम देखते हैं कि आ किस किस के योग से बना होता है। तो अपन देखें कि अ प्लस अ, तो अ धन अ मिलाकर के क्या बन जाता है, आ बन जाता है। अब अपन देखें कि जो ई है, छोटी ई कहते हैं जिसको, छोटी ई या फिर ई धन ई, तो मिलाकर के क्या बन जाएगी, बड़ी ई बन जाएगी। और उसके बाद जैसे देखें आगे सेम टू सेम ऐसे ही चलेंगे, उ प्लस उ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा उ बन जाएगा। अब यहां तक तो ठीक था कि सेम सेम वर्णों के मिलने से उसका बड़ा रूप बन जाता है। लेकिन अब आगे देखते हैं आप कि यह क्यों, क्योंकि यह देखो अ का ही आ है, ई का ही ई है, उ का ही उ है। अब ये जो वर्ण है आगे वाले ये अलग प्रकार से बने हैं। अब इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, अगर प्रश्न आता है कि यह जो ए वर्ण है यह किन किन के योग से बना है, तो उसके लिए हमें याद रखना होगा कि यह जो वर्ण है इसको हम अ धन ई, इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो वैसे हम उच्चारण करें तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ऐ, है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, ए, उस प्रकार से। अब जो आगे है ऐनक वाला, तो ए ये कैसे बना है। अब यहां तक अपन देखते हैं तो यहां तक आते आते इसका जन्म हो चुका है। अब इसका जन्म जो हो चुका है यह इसमें सहायता करेगा। देखो कैसे, जैसे अ हो गया, अ धन, इसको यहां पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐ। तो अ धन ऐ, तो क्या बन जाएगा, ऐ। उसी प्रकार से अब आगे देखें कि अ प्लस उ, तो क्या बन गया, औ। हम इसको क्या कहते हैं, ओ, अ प्लस औ। अब देखो इसका निर्माण हो गया। अब यह इसको बनाने में सहयोग करेगा। कैसे करेगा, अ प्लस इसको यहां पर लगा देंगे ओ, तो बनने वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ओ। तो इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है। तो दीर्घ स्वर जो हैं किन किन के योग से बनते हैं या फिर किन किन के सहयोग से इनका निर्माण होता है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब हम बात करते हैं जैसे कि प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि या फिर जो भी तपस्या करते हैं या फिर हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हुए कैसे करते हैं कि ओम, इस प्रकार से होता है। तो ओम का उच्चारण करते करते क्या है कि हम उस स्वर को क्या करते हैं, लंबा खींचते हैं। जिस प्रकार से मैं यहां पर लिख देता हूं कि किसी भी प्रकार से, जैसे कि मैं कह दूं कि कोई चिल्लाता है, किसी का नाम पुकारता है कि रमेश, है ना, तो उसको लंबा खींच रहा है, मतलब कि वह कौन सा स्वर आ जाएगा, उसमें प्लुत स्वर आ जाएगा। अब आप देखोगे कहां कहां पर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, कोई चिल्लाता है तो देखने को मिलता है, या फिर आपने देखा होगा कि संगीत में, है ना, संगीत में जो संगीतज्ञ होते हैं वे किसी भी गाने को, गीत को गाते हैं तो उस प्रकार से लंबी धुन का प्रयोग करते हैं, तो तब वहां पर वो कौन सा स्वर हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। अब उसके बाद में जैसे कि चिल्लाना हो गया या फिर किसी को पुकारना हो गया, किसी का नाम दूर से अगर चिल्ला रहे हो या फिर पुकार रहे हो तो वह भी किस में आ जाएगा, किसकी श्रेणी में आएगा, प्लुत स्वर की श्रेणी में आ जाता है। अब इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम त्रिमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। त्रिमात्रिक स्वर के नाम से कौन से स्वरों को जाना जाता है, तो कौन से स्वरों को जाना जाता है, प्लुत स्वर को जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में हमें याद रखना है। अब मैं इसके अंतर्गत कुछ ऐसा उदाहरण लिख देता हूं कि जैसे कि हम देखते हैं कि ओम, है ना, तो इसको लंबा खींचेंगे कि ओम, इस प्रकार से। अब कोई पुकारता है, किसी अपने भैया को पुकारेगा तो भैया, तो या को लंबा खींचेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो स्वर आएंगे वो कौन से होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ग्रहित स्वर का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वरों की मात्रा या फिर अपन काउंट इनका करें तो टोटल कितने होते हैं,
11 होते हैं। अब 11 में री के स्थान पर हमारे कह रहे हैं कि भाई अ आना चाहिए, तो यही जो है वह क्या कहलाएगा, ग्रहित वर्ण कहलाएगा। ग्रहित वर्ण का मतलब होता है कि दूसरी भाषा से हिंदी में उसको ग्रहण कर लिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजी का जो ओ वर्ण है उसको हम हिंदी में हुबहू प्रयोग में ले लेते हैं, जैसे कि ऑफिस, कॉलेज, इस प्रकार के जो डॉक्टर है ना, तो उस प्रकार की जो मात्रा लगाते हैं उसमें, तो वह जो वर्ण आता है वह होता है ओ, है ना। ओ जो है यह, और अ के बीच का जो माध्यम होता है, मतलब कि इसके और इसके मध्य का जो वर्ण होता है, पूरा ओ है ना, पूरा मुंह नहीं खुलना है, थोड़ा सा इस प्रकार से ओ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर स्वरों के अंतर्गत ग्रहित स्वर जो होता है केवल एक ही है, और वह है ओ। अब हम बात करते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अनुस्वार तथा विसर्ग। अब हम देखते हैं कि अनुस्वार कौन सा होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ओ औ, बचपन में तो हमने अम और अह भी याद किया था। तो अनुस्वार के अंतर्गत हम देखते हैं कि अम है ना, जिसको हम इस प्रकार के बिंदु के माध्यम से अपन इसको पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। तो देखो अम कहते हैं, तो यहां पर यह अम की मात्रा, तो यह क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाता है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि विसर्ग क्या होते हैं। तो विसर्ग के अंतर्गत आप देखोगे कि एक वर्ण होता है लास्ट में अह, और अह को हम किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, विसर्ग। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। और कौन कौन सी होती है, ई, उ तथा उ। तो इस प्रकार से यह जो स्वरों का विभाजन है इसको हमें बिल्कुल कंठस्थ याद रखना है। तो इसको आप अपने दिमाग में एकदम छाप लो, ताकि कभी भी जरूरत पड़े, कहीं से भी प्रश्न उठा करके पूछा जाए तो आप उसका बिल्कुल मुंह जुबान रटा हुआ उसका उत्तर बता सको। तो इस प्रकार से इसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। फिर अब हम विभाजन करते हैं व्यंजनों का, कि व्यंजनों का विभाजन किस किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए साथियों, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसे कि पिछले कुछ समय में हमने पढ़ा था कि स्वरों का विभाजन किन किन आधारों पर किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या उनके नामकरण किए जाते हैं, फिर उनको किस नाम से पुकारा जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में। तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। स्वरों के बारे में आपको पढ़ा लिया, अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन के बारे में। तो इनकी संख्या टोटल हमें याद रखनी है 33। अब व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों को गिना जाता है, तो उसमें आप देखोगे कि क से लगा करके ह तक, इस प्रकार के ये जो संपूर्ण, देखें आप कि 5 5 के कितने हैं, 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। तो क से लगा करके ह तक ये जो संपूर्ण व्यंजन है इनकी 33 संख्या मानी जाती है। अब इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि क्या क्या इनके नामकरण हम करते हैं। तो क से लगा करके आपको बता दूं कि म तक ये जो 5 5 का ग्रुप 5 दे रखे हैं, क से लगा करके ये इसको वर्ग कहते हैं। कि जैसे कि क वर्ग आ गया, क वर्ग के अंतर्गत इतने अक्षर आते हैं। छ वर्ग के अंतर्गत ये सभी पूरी लाइन, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार से 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। तो ये क से लगा करके म तक ये जो 25 वर्णों का ग्रुप है, यह पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। कि क से लगा करके कहां तक, म तक व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। अगर प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो फिर इसमें क्या होगा कि जो 3 होंगे उनको तो जैसे क से लगा करके म तक कोई भी 3 वर्ण दे दिए जाएंगे, और फिर कोई दूसरा होगा जो इनमें से दे दिया जाएगा। तो आपको पहचानना है कि कौन सा स्पर्श व्यंजन है और कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25, यानी कि कुल कितनी होती है, 25 होती है। अब जो य से लगा करके व तक, यानी कि य, र, ल और व, इन वर्णों को क्या कहा जाता है, इन वर्णों को हम नाम देते हैं जैसे अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब श, स, स, ह, ये तीनों श और फिर अपन देखते हैं ह, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको हम कहते हैं
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या फिर अपन इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, क्या बताओ मुझे? ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या फिर इनको क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। अब आपको बता दें कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो है अगर तो इन चारों में से कोई होगा, निम्न में से कौन सा नहीं है तो इन चारों के अलावा कोई हो सकता है कि भाई वह नहीं है। तो इसके आधार पर आप अपना उत्तर सही करने की संभावना रहती है। अब हम देखते हैं कि अर्धस्वर। देखो अर्धस्वर क्यों? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि व्यंजन पढ़ रहे हैं और व्यंजन के अंतर्गत भी कोई स्वर होता है क्या? तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यंजन के अंतर्गत अर्धस्वर वाले कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि एक तो होता है य और दूसरा होता है व। ये दो वर्ण जो हैं कौन कौन से? य और व। ये दोनों जो वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वह ई से माना जाता है। ई यानी कि ई जो स्वर है उससे इसका निर्माण माना जाता है, और वह यह कैसे बना है? ऊ से बना माना जाता है, इसलिए इनको अर्धस्वर की श्रेणी में भी गिना जाता है। अब हम बात करते हैं लुंठित। लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? केवल र। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वह बिल्कुल लुंठित यानी कि बिल्कुल लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है। तो र र कहते हैं। तो जैसे ही हमारी जीभ जो है बिल्कुल कंपन उत्पन्न हो जाता है उसमें, तो इसी कारण से एक तो क्या है, हमारी जीभ लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है, और दूसरा हमने कहा कि हमारी जीभ के अंदर क्या होता है? कंपन पैदा होता है। तो कंपन पैदा होने के कारण से भी इसको हम क्या कहते हैं? एक और नाम देते हैं प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है? र, ओनली र। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? इसको पार्श्विक क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है बिल्कुल इस प्रकार की अवस्था में हो जाती है ना, इस प्रकार से होती है, और इसके अगल बगल से थोड़ी थोड़ी गर्म हवा बाहर निकलने लगती है। जैसे कि पार्श्विक व्यंजन मैं बता दूं आपको, आप उसका उच्चारण करिएगा आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक ही वर्ण है हमारा और वह है ल। तो ल जैसे कहते हैं हमारी जीभ ऊपर की ओर टकराती है और फिर अपने अगल बगल से उसकी थोड़ी सी हवा बाहर निकलती है, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। अब अगला है आपके स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पूरा का पूरा ये 6 वर्ग जो होता है ना, वर्ग का नाम ले रहा हूं, यानी कि कितने अक्षर होंगे? कुल 5 अक्षर होंगे। तो छ, ज और इ, ये पूरे के पूरे 5 जो वर्ण है यह क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब आगे मैं बात करूं आपके, अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत देखो यहां पर तो हमने देख लिए ये 33। अब संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन में नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर के ये बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कुल 4 की गिनती की जाती है। अब 4 के अंतर्गत पहला कौन सा होता है? क्ष। क्ष को कैसे लिखेंगे? क्ष जो वर्ण बना है संयुक्त व्यंजन वह किस किस के योग से बना है? तो आपको बताना है। आपको वैसे पता होगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसी प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्ष कैसे लिखते हैं, तो बता दूं कि आधा क, फिर आधा षटकोण वाला, फिर इसके अंतर्गत क्या जुड़ जाएगा? स्वर जुड़ जाएगा अ। तो क आधा, श आधा प्लस अ। आधा का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत स्वर अनुपस्थित है, इसके अंदर स्वर नहीं है और यह पूरा स्वर आ जाता है। तो क हल चिन्ह लगाया हुआ है नीचे, आधा है, श और अ। या फिर इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि आधा क लगा दिया, उसके बाद में आप चाहो तो इन दोनों को जोड़ करके पूरा स भी कर सकते हैं। तो दोनों सही हैं जो भी आप इनमें लिखना चाहो। अब आगे देखो दोस्तों, त्र। दूसरा जो संयुक्त व्यंजन है वह है त्र। त्र को कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से उसको याद करेंगे? तो इसमें कोई माथापच्ची वाला काम है ही नहीं, क्योंकि सीधा अपन जैसे ही बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि आधा त प्लस आधा र, आधा लगाया है तो फिर हमें पीछे क्या लगाना पड़ेगा? स्वर लगाना पड़ेगा अ। तो उस प्रकार से अपन देखें, या फिर अपन सीधा लिखें तो आपको पता चल गया होगा। अब तो आधा त
प्लस पूरा र कर देंगे। इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी अ जुड़ा हुआ है। अब आगे बात करें, जैसे कि इसके उच्चारण या फिर उसको सिखाने से पहले मैं स्र बता देता हूं। तो यह और यह, वैसे तीसरा होता है य आप जो कहते हैं उसको, लेकिन हम उसको पढ़ाने से पहले स्र के बारे में जान लेते हैं कि यह भी बिल्कुल सरल है। देखो इस प्रकार से यह बना है, यहां से यहां कर ये से, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा श लगेगा, ये इस प्रकार से श। फिर इसके बाद में आधा र प्लस पूरा अ। अब हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, आधा श प्लस पूरा र। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको मैंने इसलिए छोड़ा है कि हम इसको कहते हैं जैसे कि ज्ञानी, ज्ञान, है ना। तो ये जो ज्ञ शब्द हम प्रयोग करते हैं, ज्ञ वर्ण का प्रयोग करते उच्चारण करते हैं, तो फिर ज्ञानी के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें जो वर्ण आएगा ज्ञ, तो किस प्रकार से लिखा जाता है, और उससे पहले महत्वपूर्ण बात है कि यह कैसे बना है। तो जैसे आप बोलते हैं कि ज्ञ ज्ञ बोल रहे हैं, इसका मतलब तो इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ये आधा ग प्लस य, तो इस प्रकार से यह ज्ञ बन जाएगा। लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा ऐसा उत्तर आपका। क्यों? क्योंकि यह जो ज्ञ बना है किस प्रकार से बना है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो जुड़ा है, देखो ये कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको, ये इस प्रकार से यह कौन सा दिख रहा है, ज दिख रहा है। यहां से यहां तक इस प्रकार से यह ज बनेगा, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, ज हमेशा आधा सभी यहां पर हैं। और उसके बाद में इसमें जुड़ा हुआ है इ, पंचम वर्ण, है ना। इ के बाद में इसको आधा कर देते हैं अगर, तो इसके पीछे क्या जोड़ना पड़ेगा, अ जोड़ना पड़ेगा। और अगर आधा झ प्लस पूरा इ कर देते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ज्ञ, अपन ज्ञ कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ज। मतलब कि जुबान पर हमारी थोड़ा भार पड़ता है, लोड पड़ रहा है जैसे कि ज, तो इस प्रकार से इसको शुद्ध बोला जाना चाहिए। खैर जो भी बोले आप, लेकिन जो लिख रहे हैं और कैसे बना है वह हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए। तो ये संयुक्त व्यंजन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और विशेषकर इसके बारे में तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। झ प्लस इ, इसके योग से क्या बनता है, ज्ञ बनता है या फिर ज बनता है। अब हम बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन की। अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत ये हमारे जो 5 और पंचम वर्ण आते हैं इनको हम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देता हूं कि जैसे पहला कौन सा है, अंग, है ना। फिर कौन सा है, इय। फिर कौन सा है, अण। फिर कौन सा है, न। फिर कौन सा है, म। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ण इसमें गिने जाते हैं। कभी कभी यही प्रश्न आ जाता है कि इनको आप क्रम में जमाइए, सही क्रम के अनुसार आपको इनको जमाना होता है। तो फिर इनको हम सही क्रम में भी याद कर लेंगे कि अंग, इय, अण, न और म। इसको आप किस नाम से पुकारते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, वो आपके हिसाब से आप उसको याद कर लेना, लेकिन इस प्रकार से इनको याद करना पड़ेगा। अब देखो, अब अनुनासिक व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन को नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन, लिख देते हैं, काम आ जाएगा। नासिक के व्यंजन भी कह सकते हैं, या फिर इनको पंचम वर्ण, है ना, पंचम वर्ण के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा 5वें स्थान पर आता है। इस प्रकार से इनको हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है ड और एक होता है ढ। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ड के नीचे मैंने लगा दी है बिंदु, ढ के नीचे मैंने लगा दी है बिंदु। अब हम देखते हैं कि जैसे कहां पर इनका प्रयोग किया जाएगा। कहां पर आप देखेंगे कि कहीं कहीं तो क्या होता है कि ड के नीचे बिंदु नहीं होता है, कहीं कहीं ढ के नीचे बिंदु नहीं होता है, और कहीं पर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कब इसका उपयोग करना है और कब इसका उपयोग नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं सीधे साधारण शब्दों में कि जैसे मैं 2 शब्द लिखता हूं यहां पर, एक लिखता हूं कि डमरू, ठीक है। अब दूसरा मैं लिख रहा हूं सड़क। इसके नीचे मैंने बिंदु लगाई है, इसके नीचे मैंने बिंदु नहीं लगाई है। जब इन उत्क्षिप्त व्यंजनों को हम कहां पर प्रयोग करते हैं, हमेशा सेकंड होगा या फिर सेकंड के बाद वाला जो भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा, इतना याद रखना है। मतलब कि जब भी ड का प्रयोग अपन पहला अक्षर के रूप में करते हैं तो वहां पर आपको बिंदु नहीं लगाना है। और ढ भी इसी प्रकार से, जैसे कि ढक्कन आ जाएगा तो ढक्कन के अंतर्गत भी पहला ढ आ रहा है तो उसके नीचे बिंदु नहीं लगाना है। और उसी प्रकार से यह अगर दूसरे नंबर पर आ रहा है और या फिर तीसरे चौथे जो भी आ रहा है पहले के बाद में, तो उसके नीचे हम बिंदु लगाएंगे। तो इस प्रकार से उत्क्षिप्त व्यंजनों को हमें याद रखना है, केवल ड और ढ। अब एक बात बता दूं कि इनको हम ताड़न जात
ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, है ना। कभी कभी नाम उल्टा आ गया, अगर मान लो कि भाई उत्सित व्यंजन की जगह पर ताड़न जात आ गया कि निम्न में से कौन से ताड़न जात व्यंजन है या फिर नहीं है, तो फिर आपको उत्सित ही है वो उनका ही नाम क्या है, ताड़न जात व्यंजन होता है। तो हमें प्रश्न चाहे किधर से भी घुमा फिरा करके आए, हमारा उत्तर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। हमें बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी है, फिर कुछ भी हो, लेकिन हमें तो जिस चिड़िया की आंख के ऊपर नजर है उसी पर हमें अपना पूरा ध्यान मग्न करना चाहिए, ताकि हमारा उत्तर और हमारा तीर बिल्कुल सही दिशा में जा सके। अब बात करते हैं ग्रहित व्यंजन। ग्रहित व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से होंगे। हमने जब स्वर पढ़े थे तो उस समय हमने देखा था कि ग्रहित स्वर आया था। कौन सा आया था, याद करो कौन सा था ग्रहित स्वर, कौन सा था, ऑफिस, कॉलेज, इस प्रकार से जो था, है ना, जिसको हम पूरा ओ इस प्रकार से ना बोल करके थोड़ा सा हल्का खोलेंगे मुंह, जैसे कि ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज, तो इस प्रकार से जो था वह ग्रहित स्वर था। अब ग्रहित व्यंजन भी है, दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा हिंदी के अंतर्गत कुछ व्यंजनों को ग्रहण कर लिया गया है। वे कौन कौन से हैं आपको बताना है, कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर, क, ख, ग, ज और है फ। अब ये वर्ण आप कहोगे कि इनका उपयोग तो हम पहले से ही कर रहे हैं, ये रहा क, ख, ग और फिर ज और फ, तो इनका उच्चारण तो हम पहले भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इनके नीचे हमने कुछ ये बिंदु लगाए हैं। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं आपको पता होगा कि इनको हम कहते हैं नुक्ता। जिनके नीचे इस प्रकार का बिंदु लगा दिया जाता है, यानी कि ये विदेशी भाषा से हमारे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। अब कौन सी भाषा से लिए गए हैं इनको, तो आपको याद रखना है, या तो अपन लिखे इसमें अरबी, फारसी भाषा से, अरबी फारसी भाषाओं से इनको ग्रहण कर लिया गया है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ग्रहित व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के स्वरों के प्रकार पढ़ लिए और उसके बाद में व्यंजनों के भी प्रकार पढ़ लिए। अब हमारी बात आती है कि इसके अंतर्गत स्वरों का विभाजन हम और करेंगे, किस आधार पर। कल मैंने आपको बताया था कि किस किस आधार पर हमने वर्णों का विभाजन किया था, स्वर हो या फिर व्यंजन हो। तो उसमें से कुछ अभी जिनके नाम नहीं आए हैं वे कौन कौन से हैं आपको याद आ जाएगा, जैसे कि अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत, और उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, तथा हम देखते हैं कि कौन से घोष वर्ण होते हैं, कौन से सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, विभिन्न प्रकार के और नाम थे। तो हमें उन सब से संबंधित, जैसे कि वृत्ताकार, अवृत्ताकार वर्ण है ना, तो उनके नाम तो हमने देख लिए थे लेकिन उनके बारे में पढ़ा नहीं है। तो ये सारा जो वर्णन अपन करेंगे वह अपनी अगली क्लास में हम करने जाएंगे, और उस समय आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से नामों के अंतर्गत हम उनको सेट कर सकते हैं, उनको याद रख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में है, बहुत ही बड़ा मैटर बहुत सारा है, लेकिन हम उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद कर लेंगे। आपको जब आप पूरी तन्मयता के साथ में पढ़ोगे तो उसी वक्त आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।